Hello students, in today's lecture number 5 on the chapter electromagnetic induction for class 12 we shall discuss new topic inductance. We already discussed in 4 lectures that to induce current or EMF in a coil or a circuit the change in magnetic flux is required, and to change the magnetic flux we have to ensure the relative motion, either relative motion between two coils or between coil and war magnet, or we have to change the magnitude of the magnetic field, or we can change the angle between the magnetic field and area vector, and also by changing the area of the loop placed in uniform magnetic field. These are the different methods by which we can change the magnetic flux linked with any coil or circuit, and finally we can induce EMF or current. Now Joseph Henry gave a new concept, inductance. What is this inductance? Inductance जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कॉइल के रूप में, इस तरीके से ये इंडक्टर भी हम कई बार कह देते हैं इसको। इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल ये कॉइल जो होती है ये इंडक्टर होता है बेसिकली। लेकिन इंडक्टेंस क्या है, देखिए, इंडक्टेंस इज ए फिनोमेना, इट इज ए फिनोमेना in which current or EMF is induced in a coil due to change in magnetic flux linked with the same coil, either with the same coil or with another neighboring coil. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें करंट और EMF इंड्यूस होता है किसी कॉइल में, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो सेम कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया, या फिर उसके पास में रखी हुई किसी नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके जब हम करंट और EMF इंड्यूस करते हैं तो ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। इंडक्टेंस इज ए फिनोमेना इन विच करंट और EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सेम कॉइल और विद अनदर कॉइल प्लेस्ड इन नेबरहुड ऑफ द फर्स्ट कॉइल, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। इट्स SI यूनिट इज हेनरी, वही जोसेफ हेनरी जिन्होंने फेराडे के साथ मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्हीं के सम्मान में उनके सम्मान में इसका यूनिट हेनरी लिखा जाता है, कैपिटल H भी इसको लिख सकते हैं। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इतना होता है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा, पहले हम इसके रिलेशन की बात कर लेंगे तो फिर आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे। चलिए धीरे धीरे आप इसकी इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, क्योंकि दो टाइप का इंडक्टेंस होता है, एक है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनको हम डिफरेंटली जानेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, सेल्फ इंडक्टेंस नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ जो खुद के अंदर करंट और EMF इंड्यूस करता है वो सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल में मतलब एक कॉइल के साथ पास में दूसरी कॉइल और रखी होगी, यानी एक के कारण दूसरे में या दूसरे के कारण पहले में करंट और EMF इंड्यूस होता है, यानी म्यूचुअल इफेक्ट यदि आता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस बेसिकली क्या हो गया? ए फिनोमिनन in which current or EMF is induced in a coil due to change in magnetic flux linked with the same coil, either with the same coil or with neighboring coil, ठीक है। हेनरी इसका SI यूनिट है और एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। When a current flows in a coil, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, अभी हम समझेंगे इसको। When a current flows in a coil, magnetic flux इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ। जब किसी कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ऑरस्टेड ने कहा था कि किसी वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं
तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो वैसे ही जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब उस कॉइल से क्या लिंक हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, क्योंकि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कॉइल में आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो जब हम करते हैं तो करंट का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू चेंज होती है किसी कॉइल में तो उस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे ही करंट चेंज होगा तो जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, अभी जो मैंने बोला। और इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा सेम कॉइल में। लेकिन जो ये ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा सेम कॉइल के अंदर, वो किस तरीके से इंड्यूस होगा कि जो पहले करंट फ्लो हो रहा था उसको अपोज करेगा। जो पहले करंट फ्लो हो रहा था कॉइल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इंड्यूस होगा, कौन, करंट। इसलिए इसको अपोजिंग और बैक ईएमएफ भी कहते हैं। जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो रहा है, जो करंट यहां पर इंड्यूस हो रहा है, उसे हम अपोजिंग और बैक ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को क्यों कहते हैं अपोजिंग, क्योंकि जो ईएमएफ ऑलरेडी उस कॉइल के साथ लिंक था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फिर बैक डायरेक्शन, अपोजिट को हम बैक शब्द भी नाम दे सकते हैं, इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। जो ईएमएफ यहाँ पर करंट में, करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जब फ्लक्स में चेंज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे बैक ईएमएफ या अपोजिंग ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। यानी खुद एक ही कॉइल है और उस कॉइल में ही करंट फ्लो किया और उस कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण सेम कॉइल के अंदर ही क्या इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया और फाइनली ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और जिस ईएमएफ को हम क्या कह रहे हैं, बैक ईएमएफ। ये जो फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि खुद ही के अंदर करंट फ्लो किया, एक ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो किया और उसी कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो सेल्फ इंडक्शन या फिर कहो सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये हम एक कॉइल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉइल। ये एक कॉइल ले लेते हैं, बहुत सारे टर्न इसमें बना लेते हैं। ठीक है, ये टर्न्स मैंने बना लिए, बहुत जितने आप चाहें उतने टर्न्स की कॉइल बना सकते हैं। और इस कॉइल में मैंने करंट फ्लो करने के लिए ये देखिए एक बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। और इसके साथ में एक मैंने की, और की भी कैसे ली है, टेपिंग के लिए। ठीक है, टेपिंग के लिए। जब इस की को आप जानते हो, इस टेपिंग की को जब आप प्रेस करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होते ही इस कॉइल में इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। जब इसमें ये करंट फ्लो होगा, जब इसमें ये करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और इसी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक हो जाएगा। और ये जो करंट फ्लो हुआ, जैसे ही आप टेपिंग की को प्रेस करोगे, टेपिंग की को जैसे ही प्रेस करोगे तो करंट का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, जीरो से मैक्सिमम होगा। तो जितने समय के लिए करंट जीरो से मैक्सिमम होगा उतने समय तक इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो बाद में भी लिंक रहेगा, लेकिन जो चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में वो उस समय तक रहेगा जब तक कि करंट जीरो से मैक्सिमम हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा, वो उस इंड्यूस्ड जो करंट पहले से फ्लो हो रहा था उसको अपोज करेगा, यानी इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिए, करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, आई इज इंक्रीजिंग, यानी हमने प्रेसिंग की को प्रेस किया है। ठीक है, प्रेसिंग की को या टेपिंग की को क्या किया है, प्रेस किया है। व्हेन टेपिंग की इज प्रेस्ड। ठीक है, जब टेपिंग की को प्रेस किया है तो उस केस में करंट जो है इंक्रीज होगा, जीरो से मैक्सिमम जाएगा, तो उस केस में ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि इस आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आगे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल और मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखिए
यदि इस कॉइल में, ये जो कॉइल है डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स की, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर हैं, और इसमें ये बैटरी जोड़ी हुई है। टेपिंग की को पहले क्लोज किया हुआ था, टेपिंग की ऑलरेडी क्या थी, क्लोज थी। जब टेपिंग की ऑलरेडी क्लोज थी तो इसमें करंट तो ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका होगा। अभी इससे पहले जो हमने केस लिया उसमें तो हमने टेपिंग की को प्रेस किया, अब टेपिंग की को मैं क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। ठीक है, टेपिंग की को रिलीज कर रहा हूं। जब रिलीज करूंगा तो ये सर्किट हो जाएगा इनकम्प्लीट, ब्रेक हो जाएगा यहां से सर्किट, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो करंट मैक्सिमम इसमें फ्लो हो रहा था वो करंट अब करंट क्या होगा, करंट अब जो आई करंट इसमें मैक्सिमम था वो करंट अब मैक्सिमम वैल्यू से किस तरफ आएगा, जीरो की तरफ आएगा। ठीक है, यानी करंट क्या होगा, दैट इज करंट इज डिक्रीजिंग, करंट आई इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है। और जब करंट डिक्रीज कब हो रहा है, करंट डिक्रीज व्हेन टेपिंग की इज रिलीज्ड। जब टेपिंग की को आपने रिलीज किया तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कहां से कहां हो रहा है, मैक्सिमम से जीरो हो रहा है। तो करंट चाहे जीरो से मैक्सिमम हो या मैक्सिमम से जीरो हो, दोनों ही केस में तो करंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका लिंक इसके साथ। अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज अभी भी आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, कब, जब करंट जीरो से मैक्सिमम जा रहा था, लेकिन अब करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए इस कॉइल से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच वाज फ्लोइंग ऑलरेडी। ठीक है, जो करंट पहले से फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा, कब, जब करंट डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इसको यदि अपोज करना है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज करना है, तो ईएमएफ उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दो डिफरेंट केसेज आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, दो कॉइल बना देगा, एक में कहेगा कि करंट इंक्रीज हो रहा है, एक में कहेगा कि करंट डिक्रीज हो रहा है, और फिर कहेगा कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब करंट इंक्रीज होता है, तो मैंने आपको बताया जब करंट इंक्रीज होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब करंट इंक्रीज होता है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और जब करंट डिक्रीज होता है तो करंट की डायरेक्शन में, करंट के फ्लो की डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब जो मैंने ये दो एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं कॉइल के साथ, जो हमने टेपिंग की जोड़ी, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इन दोनों, इस फिनोमिना में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ कॉइल के साथ, क्या वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये क्लियर है, इस फिनोमिना में जो ऊपर मैंने दो डायग्राम दिखाए उसमें ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को मैं एल लिख देता हूं, और इनटू आई, इस तरीके से लिख दिया, 5v इज इक्वल टू एल इंटू आई लिख दिया। ठीक है, वेयर, अब यहां पर देखिए, वेयर एल इज ए कांस्टेंट, वेयर एल इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज क्या कहलाएगा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर कहो आप सेल्फ इंडक्टेंस, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कह दीजिए या सेल्फ इंडक्शन कह दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए ये जो L है, यहां से L क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से यदि हम L का वैल्यू निकालें, यही तो हमें डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्टेंस। ये लीजिए, फिजिकली तो हमने डिफाइन कर दिया सेल्फ इंडक्टेंस को। क्या फिजिकल मीनिंग था सेल्फ इंडक्टेंस का, अभी हमने डिफाइन किया ना स्टार्टिंग में,
ये कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, और जब एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंजेज, यानी जब कॉइल में फ्लो होने वाले करंट का स्ट्रेंथ बदलता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और उस वजह से उस कॉइल में, सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को यदि एक ही कॉइल, जिस कॉइल में आपने करंट चेंज किया, यदि उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, तो इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये तो इसका फिजिकल मीनिंग था, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमारा आया है, ये जो रिलेशन निकल के आया है, इससे हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें। ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। इट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस जो मैं लिख रहा हूं, ये बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ध्यान रखिएगा। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ध्यान रखिएगा। इट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। अब यदि मैं यहां कहूं कि करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, मान लीजिए कॉइल में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो कितना उसका कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा कॉइल का, 5e के बराबर आ जाएगा। भाई I की वैल्यू 1 एम्पियर रखोगे तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5e आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा डेफिनेशन, नाउ कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का हो या सेल्फ इंडक्टेंस का हो, एक ही बात है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मे बी या मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil due to flow of 1 ampere current, किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो के कारण, जब आप किसी कॉइल में, मान लीजिए ये कॉइल है और इस कॉइल में आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कर दिया। कितना करंट फ्लो कर दिया इस बैटरी से, मान लीजिए इस बैटरी के कारण जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। तो जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो उस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल इज 1 एम्पियर, then the magnetic flux linked with the coil is equal to the coefficient of self inductance of that coil। तो ये एक डेफिनेशन निकल के आया। अब देखिए फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक नई डेफिनेशन निकाल लेते हैं इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेराडे लॉ है वो क्या कहता है कि ईएमएफ इज नथिंग बट द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर आप 5V की वैल्यू रखो। अच्छा ये बताइए, जो 5V की वैल्यू ये आई है, क्या ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल से लिंक्ड। यदि ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है बेटा, यदि यहां से आप 5V टोटल निकालना चाहते हो, यदि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल निकालना चाहते हो, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न से। ये देखिए ये कॉइल थी, इससे लिंक्ड यदि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकालना चाहते हो तो इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कैपिटल N है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N से जो इसका एक लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5V को जब आप N से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5V टोटल आ जाएगा। ठीक है, 5V टोटल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलेगा N इंटू 5V, यानी N इंटू LI हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहां पर हम रखें माइनस डी बाई डी टी। अब ये जो 5e है ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एन और 5e हो जाएगा, ये हो जाएगा या नहीं? सिंस 5v टोटल किसके बराबर है? n इंटू 5e के बराबर है। अब 5e की वैल्यू तो आप सब जानते हैं, क्या है 5e की वैल्यू? Li है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बाहर लिया जा सकता है? टाइम के रेस्पेक्ट में कौन कौन चेंज नहीं हो रहा? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, वो भी फिक्स रहेगा। केवल किस में चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में? करंट में चेंज आ रहा है, डी अपॉन डी टी। ठीक है, और ये ई के बराबर आ गया। अब यहां से यदि आप एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रहा है? ई अपॉन और माइनस या एन को ऐसे लिख लो, एन, और फिर माइनस को डी अपॉन डी टी के साथ लिख लो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकल के आया। यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स को 1 मान लें, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, ठीक है, तो उस केस में एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा एल का वैल्यू। अब एल का नया डेफिनेशन यहां से हम लिख सकते हैं। क्या नया डेफिनेशन होगा एल का? नया जो डेफिनेशन निकल के आएगा यहां से एल का, वो क्या निकलेगा बताइए? नया जो डेफिनेशन आएगा एल का, वो क्या आएगा बेटा? इस डेफिनेशन से लिखना है हमें नया डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से लिखना है नया डेफिनेशन। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस may also be defined as the ratio, किसका रेशो है? as the ratio of induced EMF to the rate of change in current। भाई ई तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डी आई अपॉन डी टी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन करंट। अब ये इसका मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव का मतलब कम हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होता तो यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो चेंज ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज इन करंट, इन दोनों का जो रेशो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां से इसकी यूनिट निकालना चाहो आप, यहां से आप 1 हेनरी की वैल्यू निकालना चाहो, क्योंकि एल का वैल्यू तो आपका हो जाएगा क्या? 1 हेनरी। एल का वैल्यू भाई फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला देखिए जरा, एल इज इक्वल टू ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। तो इफ ई जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो 1 वोल्ट है, इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो एल क्या हो जाएगा इस केस में? एल बराबर हो जाएगा 1 हेनरी। किसके बराबर हो जाएगा? 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा। यानी 1 हेनरी की जो वैल्यू लिखी जाएगी, 1 हेनरी, जब यूनिट हम लिख रहे हैं तो इसको स्मॉल एच लिखेंगे बेटा। ठीक है, 1 हेनरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हेनरी इज इक्वल टू ई की जगह क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट, और नीचे जो माइनस डी आई अपॉन डी टी है उसकी जगह क्या ले लिया हमने? 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 हेनरी की जो डेफिनेशन यहां से निकल के आएगी, देयरफॉर 1 हेनरी मे बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया जाएगा? डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ coefficient of self inductance of a coil when 1 ampere current flows in 1 second
and the EMF induced is 1 वोल्ट। जब किसी कॉइल में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो यदि उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो 1 वोल्ट हो, तो उस केस में उस कॉइल का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी होगा। समझ में आ गई बात? भाई किसी भी कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा? जब उस कॉइल से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है और उस कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट हो, तो उस कॉइल का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी कहलाएगा। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कैपिटल एल का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालें? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। हम एक सोलेनॉइड का निकालना चाहते हैं, तो एक सोलेनॉइड पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक सोलेनॉइड है, आप सब जानते हैं। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में रेप करके बाउंड करके सोलेनॉइड बनाया जा सकता है। और यदि इसमें हम करंट फ्लो कर दें, बैटरी यहाँ जोड़ करके, दोनों एंड्स के बीच में बैटरी जोड़ करके इसमें करंट फ्लो किया जाता है, तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन गया। कैसा बन गया? करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन गया। और इसका जो लेंथ है, मान लीजिए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज स्मॉल एल and the total number of turns in the solenoid is capital N and the amount of current flowing through the solenoid is capital I। ठीक है, तो अब इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए देखिए, हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यदि आपको निकालना है तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशो पता करना पड़ेगा। यानी पहले सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स यदि आपको निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। क्या होता है? बी इंटू ए होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसके क्योंकि सोलेनॉइड जब होता है, ये जब हम सोलेनॉइड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है इसमें सोलेनॉइड में, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस लूप का एरिया वेक्टर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो बी और ए तो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1 हो गया, तो बी आ जाएगा सिंपली। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसका एरिया कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो वही काम हम करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली हम कैपिटल एल पता कर पाएंगे। तो देखिए, टू नो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, to know coefficient of self inductance capital L, first we must know magnetic flux linked with solenoid, and to know magnetic flux and to know magnetic flux linked with the coil, magnetic flux, and to know magnetic flux linked with coil, we must know मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे। फाइव बी क्या होता है? बी इंटू ए होता है। ठीक है, अब बी क्या होगा? इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फॉर सोलेनॉइड म्यू 0 स्मॉल एन इंटू आई, ये सब आप जानते हैं। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और यहाँ जो गिवन केस है सोलेनॉइड, ये वाला जो सोलेनॉइड है, इसमें स्मॉल एन क्या होगा बेटा? इसमें स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल इंटू आई।
ये हो जाएगा। देयरफॉर यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखें तो क्या लिखा जाएगा? ये बी का वैल्यू रखो, म्यू जीरो कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है, क्या ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है? क्या ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, यदि कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स किसी कॉइल में है तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी 5v टोटल किसके बराबर होगा? n इंटू 5v के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n तो ठीक है, और 5v कितना आया आपका? म्यू जीरो n अपॉन एल आई इंटू ए आ जाएगा, और यहां से आ गया म्यू जीरो n स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई इंटू ए, ये 5v टोटल हो जाएगा। एंड ये तो 5v टोटल निकाल लिया आपने, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड वी नो, ऑल्सो वी नो दैट जो 5v होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसकी डेफिनेशन से, L इंटू आई। तो देयरफॉर L इंटू आई किसके बराबर हो जाएगा? म्यू जीरो n स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। अब देखो आई से आई कैंसिल हो गया, तो L का वैल्यू किसके बराबर आ गया? म्यू जीरो n स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। ये क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया किसका? सोलेनोइड का। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया सोलेनोइड का। इजी टू डिराइव। अब देखिए इस फॉर्मूले में ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस किस पर कर रहा है? म्यू जीरो परमिएबिलिटी पर, और परमिएबिलिटी का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर। जिस मटेरियल से ये जो वायर है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ मीडियम विच इज इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर मीडियम कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये म्यू जीरो की बात हो गई। एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा तो ये इसी पर ही डिपेंड कर रहा है क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। और एरिया पर, एरिया जितना ज्यादा एरिया होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितनी कम होगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और लेंथ जितनी ज्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। तो ये मैंने समराइज कर दिए हैं इसके डिपेंडेंस। किस किस पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल में बेटा ये एरिया भी आ गया, लेंथ भी आ गया। ठीक है, वैसे मैंने एरिया को अलग से भी लिखा है। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल यानी उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है ज्योमेट्री का मतलब। दूसरा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विद विच कॉइल इज प्रिपेयर्ड। उस मटेरियल का प्रॉपर्टी जिससे कॉइल प्रिपेयर की गई है, किससे? इंसुलेटेड कॉपर वायर से, तो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, और उस सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या है, इस पर डिपेंड करता है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फिनोमेना एसोसिएटेड होते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। देखिए हम हमारी डेली लाइफ में एक स्पार्किंग देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पार्किंग। कब महसूस करते हो ये स्पार्किंग? आप जब किसी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन या ऑफ करते हो बेटा, जब किसी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन या ऑफ करते हो तो जनरली ये स्पार्किंग देखने को मिलती है ना। जब किसी इलेक्ट्रिक स्विच को, आप फैन का स्विच है या फ्रिज का स्विच है या वॉशिंग मशीन का स्विच है, ठीक है, या टेलीविजन का स्विच है, यदि वो ज्यादा लोड ले रहा है, जैसे नॉर्मली फ्रिज के स्विच में ऐसा ज्यादा मिलता है क्योंकि यदि स्विच का रेटिंग कम है और पावर उससे आपने ज्यादा हैवी पावर की डिवाइस जोड़ रखी है तो उस केस में स्पार्किंग ज्यादा होती है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, जब किसी सर्किट को स्विच ऑफ किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन किया जाता है, ए लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड, क्योंकि जब स्विच ऑफ करोगे तो करंट चेंज होगा, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा। जब करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा तो उसके फ्लक्स में चेंज आएगा, और वो फ्लक्स में चेंज क्या इंड्यूस कर देगा? करंट इंड्यूस कर देगा। ठीक है, यानी ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, यानी बैक ईएमएफ, जिसको अपोजिंग ईएमएफ भी हम कह सकते हैं, वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बैक ईएमएफ इज सेटअप इन द सर्किट इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल ईएमएफ। तो जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल ईएमएफ है उसी डायरेक्शन में बैक ईएमएफ
सेटअप हो जाएगा। कब? जब करंट डिक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था। जब करंट डिक्रीज होता है, स्विच ऑफ करोगे, स्विच को ऑफ करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा जो ओरिजिनल ईएमएफ है उसी की डायरेक्शन में सेटअप हो जाता है, इंड्यूस होता है। तो जब सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो क्या होगा? बिग स्पार्क एक निकलेगा। क्या निकलेगा? बिग स्पार्क अक्रॉस द स्विच। ठीक है, तो इसमें ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का रोल है। दूसरा है नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा, 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस बॉक्स ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस समय आपने ये आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है। ठीक है, और अब जब आप स्कूल आएंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल देखेंगे, उसको अंदर से खोल करके देखेंगे, उसमें नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है। ठीक है, डिफरेंट इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में? पोस्ट ऑफिस बॉक्स मतलब वो डाकघर वाला बॉक्स नहीं है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का मतलब। ठीक है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा ही कॉइल लगा रहता है उसमें। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉइल हैव टू बी यूज्ड। इसमें क्या यूज होती है? रेजिस्टेंस कॉइल यूज होती है। हियर द वायर इज फर्स्ट डबल्ड ओवर इटसेल्फ। पहले वायर को खुद के ही ऊपर डबल किया जाता है, एंड देन वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल ऑफ ए ओवर ए बॉबिन। बॉबिन का मतलब जो आपने पतंग उड़ाई होंगी कभी, तो पतंग की जो धागा है ना, धागा जिसमें हम लपेटते हैं, जिसको हम रील कहते हैं, रील कहते हैं ना बेटा, रील। तो बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और ओवर ए बॉबिन। ठीक है, तो वो चरखी जो होती है, जिसको हिंदी में चरखी कहते हैं, ठीक है ना, चरखी के ऊपर हम धागा लपेटते हैं, उसे बॉबिन कहते हैं। ड्यू टू दिस the current in the two halves of the wire flow in opposite direction. The inductive effect in the two halves of the wire being in opposite direction cancel each other. The net self inductance of the coil is minimum. Such a winding of the coil is called non-inductive winding. The resistance coil having no self inductance यानी L का वैल्यू 0 होता है, इसलिए उनको नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए कैसे, ये जो मैंने बोला इसको इससे समझते हैं। ये एक प्लग है, ये एक प्लग है बेटा, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स का एक प्लग है, और जो अंदर मैंने ये बाइंडिंग्स दिखा रखी हैं ये अंदर की स्ट्रक्चर है। तो ऐसे दो टर्मिनल होते हैं, और ये तो केवल एक प्लग का एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे प्लग होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो ये देखिए, इस टर्मिनल से एक वायर लिया, इसको ऐसे बाउंड करते हुए चले गए, ऐसे बाउंड करते हुए चले गए, ऐसे बाउंड करते हुए चले गए, ऐसे बाउंड करते हुए चले गए। फिर इससे जो वायर लिया वो भी इसी टाइप से बाउंड हुआ, इस तरीके से बाउंड हुआ और इसी से जुड़ गया। अब देखिए यहाँ से करंट चला, ऐसे गया करंट, ये गया इस तरीके से गया। ध्यान दीजिए, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट गया इस तरफ गया, इस तरफ गया, ध्यान देते रहिए। ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है। अब देखिए इधर से करंट आ रहा है, वापस आ रहा है, तो ये देखिए करंट अपोजिट हो गया ना, करंट अपोजिट हो गया, इसके अपोजिट हो गया, इधर से आ रहा है, इसके ये अपोजिट हो गया, इसके ये अपोजिट हो गया। तो देखिए करंट अपोजिट हो गया, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इन वाइंडिंग्स में, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और उस वजह से क्या होगा कि इसका जो इंडक्टेंस का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का एग्जाम्पल है, यानी रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका इंडक्टेंस 0 है, लेकिन कभी भी इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस 0 होता है, लेकिन इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। यानी एक कॉइल जो होती है ना, कॉइल का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, कॉइल का इंडक्टेंस 0 हो सकता है, रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस 0 हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, जो कि सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एडी करंट्स के केस में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी तक तो हमने बात की सेल्फ इंडक्टेंस की, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ए फिनोमिना in which EMF is induced in one coil due to change in current in the neighboring coil or vice versa is called mutual inductance और mutual induction। ठीक है, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसमें EMF और करंट इंड्यूस होता है, EMF और करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल में, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। एक दूसरे पड़ोस में जो कॉइल रखी हुई है, उस दूसरी कॉइल में करंट में चेंज के कारण पहली कॉइल में
ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। या पहली कॉइल में करंट में चेंज होने के कारण दूसरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। म्यूचुअल क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि दो कॉइल की बात हो रही है जो एक दूसरे के पास पास रखी हुई है, दूर दूर नहीं रखी हुई है, पास पास रखी हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल मैंने बनाई, ये कॉइल 1। ठीक है, ये कॉइल 1 बनाई और इसमें ये करंट मैंने फ्लो कर दिया बैटरी से, और यहाँ पर ये टैपिंग की भी लगा दी, ये टैपिंग की लगा दी। ठीक है, ये टैपिंग की लगाई है यहाँ पर। अब इसमें करंट, ये कॉइल 1 नाम दे दो इसको, कॉइल 1। ठीक है, ये कॉइल 1 हो गई, ये कॉइल 1 है बेटा। ठीक है, अब कॉइल 2 ले लीजिए, कॉइल 2 बना लीजिए, इसी के पड़ोस में रखनी है कॉइल 2 को, दूर नहीं रखना है, ध्यान रखिए। नेबरिंग कॉइल का मतलब पास में रखी हुई है। ठीक है, ये एक दूसरी कॉइल है। अब इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा उसे चेक करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। ये है आपकी कॉइल 2, ये कॉइल 2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं टैपिंग की को क्लोज करता हूं, प्रेस करता हूं। टैपिंग की जैसे ही क्लोज की इसमें करंट फ्लो होगा। करंट का क्या होगा इसमें? इसमें जो करंट होगा 0 टू मैक्सिमम होगा करंट फर्स्ट कॉइल में, 0 टू मैक्सिमम हो जाएगा करंट का वैल्यू किसमें? फर्स्ट कॉइल में। यानी फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, और ये फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होने के कारण इससे क्या लिंक हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है और करंट चेंज भी हो रहा है, इसलिए इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, ना केवल इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, बल्कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल 1 के साथ लिंक है, ये इसके पड़ोस में रखी हुई कॉइल 2 के साथ भी लिंक हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी तो पास होंगी। ठीक है, तो जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है कॉइल 1 के, तो कॉइल 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। तो जब आप कॉइल 1 में करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो कॉइल 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और यदि आप कॉइल 2 में एक बैटरी जोड़ करके कॉइल 2 में करंट की वैल्यू चेंज करते तो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता। तो यहां पर तो हम कॉइल 1 में करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और उस वजह से कॉइल 2 में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और उस वजह से कॉइल 2 के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। और जो इसमें इंड्यूस होगा, अभी देखिए करंट बढ़ रहा है, तो इंड्यूस कैसे होगा? इस तरीके से इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। यदि करंट डिक्रीज होता तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, लेकिन अभी तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा। तो एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, या दूसरे कॉइल के कारण पहले कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, यह कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी एक के कारण दूसरे में, दूसरे के कारण पहले में। तो ये म्यूचुअल हो गया ना एक तरह से, कि भाई तेरे अंदर करंट को चेंज करेगा तो मैं अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लूंगा। फिर दूसरा कहता है कि मैं यदि मेरे अंदर करंट को चेंज करूं तो तू तो अपने अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस कर लेना। यानी एक म्यूचुअल हो गया ये। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसे हम कहते हैं। तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू above अरेंजमेंट जो हमने बोला उसको लिखना भी है। इफ करंट flowing through coil 1 changes, तो क्या होगा? EMF is induced in coil 2 because of change in magnetic flux linked with it। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल 2 में। कॉइल 1 में करंट को चेंज किया तो कॉइल 2 के अंदर आपने क्या इंड्यूस कर दिया? ईएमएफ इंड्यूस कर दिया। अब यहां भी देखो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? यहां भी तो होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मैं लिखता हूं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड के से लिंक है, तो किस में करंट? फर्स्ट में करंट चेंज,
या फिर इसको लिखें कि फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकंड में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? भाई यदि फर्स्ट में आप करंट को बढ़ाओगे तो सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, और सेकंड में करंट को बढ़ाओगे तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। यही तो है म्यूचुअल। तो 5v2 ले रहे हो तो यहाँ i1 लेना पड़ेगा, 5v1 ले रहे हो तो यहाँ i2 लेना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहां से आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, 5v2 इज इक्वल टू कॉफिशियंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कॉफिशियंट, और i1 अब यहाँ हो जाएगा M21, यहाँ क्या लिख देंगे हम M21, और यहाँ पर ये 5v1 है, ये क्या है 5v1 है, तो इसको लिख देंगे 12, ठीक है, i2। तो M21 और M12 ये क्या है, ये कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब M21 का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो के कारण सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, या M12 का मतलब क्या है कि सेकंड कॉइल में करंट में चेंज के कारण फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, ठीक है। तो ये M12 हो जाएगा। तो 1 का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका पहला जो डिजिट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका लिंक है, और सेकंड जो डिजिट है वो करंट किस में चेंज हो रहा है ये बताएगा। तो इन जनरल यदि मैं लिखूं दोनों को, यदि इन जनरल लिखना चाहूं, इन जनरल में क्या लिखूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू आई, ये लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू आई। यहां पर एम क्या है, वेयर एम इज coefficient of म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जिसे आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हो, ठीक है। और इसको लिखा क्या जा सकता है, m इज इक्वल टू 5v अपॉन आई। तो यहां से इसको डिफाइन भी कर सकते हो आप, m इज इक्वल टू 5v अपॉन आई से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देयर फोर coefficient of mutual inductance may be defined as the ratio of magnetic flux to the current। ऐसा ही तो डेफिनेशन उसका आया था सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि M21 है तो 5 है तो 5v2 होगा अपॉन i1 होगा, ये ध्यान रखना, 5v2 अपॉन i1 होगा। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली लर्न करना, ये तो मैंने जनरल रिलेशन से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं वही करंट की वैल्यू 1 एम्पियर मान लूं, ठीक है। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, तो m का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 5v। तो फिर m कैसे डिफाइन होगा, नाउ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस may be defined as magnetic flux linked with neighboring coil when current flowing through another coil is 1 एम्पियर। दो कॉइल हैं, एक कॉइल में यदि करंट 1 एम्पियर है तो दूसरे कॉइल से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यदि लिखना चाहें तो एज पर फेराडेज लॉ, सॉरी बेटा दूसरे पेज पर लिख दिया, दोबारा लिखिए। एज पर फेराडेज लॉ ऑफ, एज पर फेराडेज
हाँ अभी दिखाई दे रहा होगा। एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। अब फाइव वी क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डी अपॉन डी टी एन फाइव वी होगा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन ले रहे हो तो। ठीक है, अब यहां पर लिख दो फाइव वी की वैल्यू क्या लिखोगे, फाइव वी की वैल्यू डी अपॉन डी टी और एन की जगह एन हो गया, फाइव वी हो गया एम आई, क्या हो गया एम आई। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एन बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा और डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। तो फिर यहां से एम को क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेशो ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर ये हो गया रिलेशन, अब यहां पर यदि मैं कह दूं एन इज इक्वल टू वन, सॉरी हाँ एन इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ टर्न्स वन है, तो एम क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी, ये आ जाएगा ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इसमें मैं मान लेता हूं डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड है मान लीजिए। ठीक है, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस may be defined as induced EMF when rate of change in current is 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर यूनिट जो होगा एसआई यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या होगा, हेनरी होगा, हेनरी यूनिट होता है जिसको कैपिटल एच भी लिख सकते हो। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों की एसआई यूनिट सेम है, और डायमेंशनल फॉर्मूला अब आप आराम से निकाल सकते हैं किससे, एम इज इक्वल टू 5e अपॉन आई या एल इज इक्वल टू 5e अपॉन आई से। आई का तो एम्पियर हो जाएगा, 5e का बी इंटू ए से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। जैसे हमने एक सिंगल सोलेनॉइड का हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे ही अब हम दो कोएक्सियल सोलेनॉइड लेंगे, दो कोएक्सियल जिनका कोएक्सियल मतलब जिनका एक्सिस सेम हो, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहेंगे। तो मान लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स कंसीडर कीजिए, मार्क्ड 1 and 2 having capital N1 and capital N2 number of turns। ठीक है, ऑफ लेंथ, दोनों सोलेनॉइड का लेंथ क्या हो, स्मॉल एल, इन विच दोनों सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो रहा हो, I1 एंड I2 करंट इज फ्लोइंग। तो बनाइए इनकी। ठीक है, देखिए एक सोलेनॉइड में बनाता हूं, ये एक सोलेनॉइड है बेटा। ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है, ये बना दी, इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए I1 है, ये सोलेनॉइड नंबर 1 है। ठीक है, ये सोलेनॉइड नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मान लीजिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1,
कितने हैं n1, और एक ये इसका एक्सेस हो गया, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं ये इसका क्या हो गया, एक्सेस हो गया। एक दूसरी सोलेनोइड और लेता हूं मैं, कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है, कोएक्सियल सोलेनोइड ये लीजिए, कोएक्सियल सोलेनोइड, कोएक्सियल सोलेनोइड ली, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2 हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है वो N2 है, लेंथ इसकी भी क्या है, L है, और दोनों की एक्सिस सेम है, तो ये कोएक्सियल सोलेनोइड हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है या नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। देखिए अभी अभी हमने देखा है m इज इक्वल टू 5v अपॉन आई, या फिर m21 इज इक्वल टू 5v2 अपॉन i1, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। m21 निकालोगे तो 5v2 अपॉन i1 निकालना पड़ेगा, है ना, और m12 निकालना है तो 5v1 अपॉन i2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। टू नो coefficient of mutual inductance मान लीजिए मैं M21 निकालना चाहता हूं। M21 का मतलब when current flowing through solenoid 1 is changing and magnetic flux linked with solenoid 2 is changing, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड 1 इज चेंजिंग एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड 2 इज चेंजिंग, यानी करंट तो चेंज हो रहा है सोलेनोइड 1 का, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किसका चेंज हो रहा है, सोलेनोइड 2 का। तो M21 किसके बराबर हो जाएगा फिर, 5v2 अपॉन i1 के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि 5v2 क्या होगा, 5v2 क्या होगा। अब 5v2 निकालना है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि पहली कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, यानी 5v2 को मैं कह सकता हूं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड सोलेनोइड मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट सोलेनोइड। देखिए ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनोइड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स में ले आऊंगा सेकंड सोलेनोइड का, क्योंकि उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना फर्स्ट सोलेनोइड का होगा वही सेम फ्लक्स को लिंक होगा सेकंड के साथ, तो 5v2 लाऊंगा। यदि मैं लिखता इसको अलग से लिख के भी दिखा रहा हूं बेटा, मैं अलग से रफ में, ध्यान दीजिए। आप चाहें तो M12 निकाल सकते हैं ना, तो M12 निकालोगे तो फिर आपको 5v1 लिखते हो, मान लीजिए आप, ये निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N1 इंटू 5v2, ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 1 के लेंगे, 5v2। अब देखिए यहाँ पर N2 तो ठीक है, N2 है, ठीक है। अब ये कितना होगा, 5v2 क्या होगा, अब सॉरी 5v1 क्या होगा, v1 इंटू a, क्या केवल इतना होगा, नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N1 से, तभी तो 5v1 टोटल आएगा ना बेटा। ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। देखिए 5v2 N2 इंटू 5v1, भाई नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेकंड से लिंक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और फर्स्ट से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है टोटल वो क्या होगा, N1 इंटू v1 इंटू a होगा। अब cos 0 तो यहाँ 1 होगा, 0 होगा v और a के बीच का एंगल, ठीक है। तो N1 इंटू v1 इंटू a। अब देखिए N2 और अंदर है ये N1, v1 क्या होगा, म्यू 0 N1 अपॉन l, होगा या नहीं होगा,
भाई सिंस आप जानते हो v इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू कैपिटल आई। अब म्यू जीरो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई हो जाएगा। तो म्यू जीरो की जगह म्यू जीरो ले लिया, कैपिटल एन की जगह एन वन आ जाएगा वी वन के लिए, और लेंथ तो एल है ही, और करंट कितना है उसमें आई वन, और एरिया कितना ए। एरिया तो दोनों का सेम है, एरिया तो दोनों का सेम है। तो ये कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व कर लें जरा। इसको सॉल्व करेंगे तो एन टू, ठीक है, एन टू, और ये कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन वन अपॉन एल इंटू आई वन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हाँ एन वन भी आएगा। क्या आएगा, एन वन और है ना अंदर, एन वन भी है, तो यहां लिख दो, चाहे एन वन स्क्वायर लिख दो। ये 5v1 टोटल आया। अब 5v2 टोटल क्या होगा, 5v2 टोटल क्या होगा। अब देखिए ये तो 5v2 आ गया, ठीक है, 5v2, ठीक है ना। ये तो इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से आया, एज पर डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो 5v2 यदि आप लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, ये 5v2 क्या आएगा, n1 इंटू किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, M1 इंटू आई वन, यही तो आएगा, N1 इंटू M21 इंटू आई वन, ये आएगा। समझ गए बात को। 5v2 क्या आएगा, N1 इंटू M21 इंटू आई वन आएगा। ठीक है, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, देखो ये M21 लिया, ठीक है, 5v2 ये आ गया। अब ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, किससे लिंक, फर्स्ट सोलेनोइड से लिंक। नंबर ऑफ टर्न से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप चाहो तो इस N1 से मल्टीप्लाई यहां मत करो, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर यहां पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। दोबारा से समझो, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखिए ये क्लियर है, M21 इज इक्वल टू 5v2 अपॉन आई वन। ठीक है, अब 5v2 यहां से क्या आया भाई, जो सेकंड सोलेनोइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको निकालना है, तो सेकंड कॉइल में, सेकंड सोलेनोइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो टोटल फ्लक्स आएगा। N2 इंटू 5v1 हो जाएगा। 5v1 पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स है, 5v1 को v1 इंटू ए लिख दिया। ठीक है, N2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पर N1 से मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया हमने। अब v1 की वैल्यू रखी इंटू ए, और N2 ये आ गया, तो 5v2 क्या होगा, 5v2 हो जाएगा M2 इंटू M21 इंटू आई वन। ये किससे, डेफिनेशन से आ गया। किससे आ गया बेटा, डेफिनेशन से। अब इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, 5v2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो देयर फोर M21 इंटू आई वन बराबर क्या आ जाएगा, म्यू जीरो N1 N2 को अंदर ले जाओ, N2 अपॉन एल आई वन इंटू ए आएगा। अब देखो जरा, आई वन से आई वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर M21 क्या आ गया, म्यू जीरो N1 N2 अपॉन एल इंटू ए, ये आ गया। ये फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यदि M12 निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, M12 निकालोगे तो तब भी इतना ही आएगा, म्यू जीरो N1 N2 अपॉन एल इंटू ए, यही आएगा। तो जनरल रिलेशन यदि मैं लिखूं तो N1 N2 अपॉन एल इंटू ए, ये आ गया। एल में क्या आ रहा था, म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए आ रहा था, यहाँ पर N1 इंटू N2 आ रहा है, केवल इतना सा अंतर आ गया। ठीक है, अब ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, परमिएबिलिटी पर, यानी सोलेनोइड के अंदर कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है, सोलेनोइड किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स से, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 N2 के। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी है, देखिए क्या क्या है। एन इंडक्टर कैन नॉट हैव जीरो रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, एन इंडक्टर कैन नॉट हैव जीरो रेजिस्टेंस,
इंडक्टर का जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन रजिस्टर में हैव जीरो इंडक्टेंस, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस बॉक्स का इंडक्टेंस जीरो होता है। जीरो रेजिस्टेंस मतलब एल का वैल्यू जीरो होता है, जीरो इंडक्टेंस का मतलब। तो ऐसा रेजिस्टेंस तो पॉसिबल है जिसका इंडक्टेंस जीरो हो, जैसे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है, लेकिन ऐसा इंडक्टर नहीं हो सकता जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस जीरो हो सकता है। चलिए, डिपेंडेंस जो अभी मैं बात कर रहा था, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n2 है, तो n1 इंटू n2 बढ़ेगा तो m क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और n1 इंटू n2 घटेगा तो m क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे ही एरिया बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया घटेगा तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस घट जाएगा। अब दोनों के बीच सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन मतलब सोलेनोइड 1 एंड सोलेनोइड 2 के बीच जो सेपरेशन है, ये जो सोलेनोइड आपने ली थी, डायग्राम यदि मैं बताऊं, ये जो आपने सोलेनोइड लिए हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू सोलेनोइड, जब दूर दूर होंगी सोलेनोइड तो उनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम लिंक हो पाएगा। दूर दूर होंगी कॉइल तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक है रिलेटिव ओरिएंटेशन। क्या है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव सेपरेशन क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। सोलेनोइड यदि दूर दूर, जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना ही तो एक के कारण दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स कम लिंक हो पाएगा, और कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कम होगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन की बात करें तो जैसे एक ये कॉइल है मान लीजिए, ठीक है, एक ये कॉइल है और दूसरी कॉइल ऐसे है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। लेकिन यदि आप कॉइल ले रहे हो, एक कॉइल, ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें हम। दूसरे एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, ये एक कॉइल ली और दूसरी कॉइल को मैंने फर्स्ट कॉइल के परपेंडिकुलर रख दिया, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है मिनिमम हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर होती हैं, एक इनका जो एक्सिस है यदि परपेंडिकुलर होता है कॉइल्स का, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और यदि पैरेलल होती हैं, और या फिर इसके अलावा इससे भी ज्यादा मैक्सिमम किस में होगा, इससे भी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि आप देखोगे तो किस केस में होगा, जब ये एक दूसरे को सुपरपोज करती है, जब दूसरी कॉइल भी ऐसे ही एनवेलप बनाती है, पहली वाली कॉइल के ऊपर एनवेलप बनाती है, तो उस केस में ज्यादा मैग्नेटिक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो m इज मैक्सिमम, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द एंटायर फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल मतलब सोलेनोइड 1 इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल मतलब सोलेनोइड 2। यदि पूरा की पूरा सोलेनोइड 1 का या कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी तरह सोलेनोइड 2 से लिंक हो जाए तो m मैक्सिमम हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। When the primary coil completely, that is primary coil completely envelops the secondary coil, यानी ये वाला केस हो गया इसका एग्जाम्पल। और जो नीचे लिखा m is minimum when the two coils are perpendicular, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल इस सिचुएशन को हो गया, इस केस में मिनिमम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। पांचवा जो पॉइंट है वो है परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। इस पर भी तो डिपेंड करता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की परमिएबिलिटी कितनी है मटेरियल की, उस पर डिपेंड करता है। अब एक ये देखिए, सिलेबस में हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब है एक कॉइल दूसरे कॉइल से किस तरीके से सुपरपोज हो रही है, यानी एक कॉइल का दूसरे कॉइल के साथ सुपरपोजिशन कैसे है, ये एक कॉइल दूसरे कॉइल पर किस तरीके से मतलब मिक्स हो रही है, कितनी दूरी पर है, किस तरीके से रखी हुई है एक कॉइल दूसरे कॉइल पर, ये कपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसका मेजरमेंट देता है, इट गिव्स ए मेजर ऑफ द मैनर इन विच टू कॉइल्स आर कपल्ड टूगेदर, कि किस तरीके से दो कॉइल कपल्ड हैं वो बताता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और ये किसके बराबर होता है बेटा, m अपॉन रूट ऑफ L1 L2, याद करना है ये रिलेशन आपको, k इज इक्वल टू m अपॉन रूट L1 L2 होता है। m मैक्सिमम होगा, m मैक्सिमम होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कब मैक्सिमम होता है, जब एक कॉइल दूसरे कॉइल पर एनवेलप बना लेती है पूरी तरह, जब सुपरपोज हो जाती है तो m मैक्सिमम होता है। तो m मैक्सिमम के केस में k का वैल्यू 1 होगा, और जब k का वैल्यू 1 होगा, m मैक्सिमम होगा, तो m का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, रूट L1 L2 के बराबर आ जाएगा k का वैल्यू 1 होने पर।
यानी कपलिंग परफेक्ट कहलाएगी उस केस में। और यदि m का वैल्यू 0 है तो k 0 हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा, तो उस केस में कोई कपलिंग नहीं होगी, उस केस में कोई कपलिंग नहीं होगी। तो ये आज हमने डिस्कशन किया। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो बताइएगा। इससे आगे हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर पढ़ेंगे और इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।